नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारंग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 8 का विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम बल और दाब में आपसी संबंध है, उस चैप्टर का सभी प्रश्नों का हल कराने वाला हूँ। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो प्लीज लाइक और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या दिया है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है वो दिया गया है अभ्यास। अभ्यास में हमारा दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर एक शब्द में देना है। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए गए आकर्षण बल। जो पृथ्वी जो है वो कौन सा आकर्षण बल लगाती है सभी वस्तुओं पर, उसको लिखना है। तो क्या कौन सा बल लगाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। फिर देखिए, दिया गया दूसरा प्रश्न, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दाब। फिर देखिए, दिया गया है तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब डैश, इस यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। कौन सा बल है जो किसी भी वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, तो आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल। फिर देखिए, दिए गए इकाई क्षेत्र पर लगने वाले वायु दाब। इकाई क्षेत्र पर लगने वाले वायु दाब को क्या कहते हैं, कौन सा यहाँ आंसर इसका हो जाएगा उत्प्लावन बल। फिर देखिए, अगला प्रश्न हमारा देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है खाली स्थान को भरिए। यहाँ पे क्या करना है, जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको भरना है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। यहाँ पे हमें बताना है ठोस द्वारा किस दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीचे। आप लोग आंसर क्या भर लेंगे, नीचे। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है। तो वायु द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशा में होता है। फिर देखिए, द्रव्य द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है। तो द्रव्य द्वारा आरोपित दाब किस दिशा में होता है, तो सभी दिशा में होता है। फिर देखिए, दिया गया है दाब की इकाई डैश है। दाब की इकाई क्या है, पास्कल। फिर देखिए, दिया गया पांचवा प्रश्न इसमें का, जल की गहराई में दाब का मान डैश होता है। जल की गहराई में दाब का मान क्या होता है, अधिक होता है। फिर देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा नंबर जो प्रश्न है हमारा, उसमें दिया गया है सत्य एवं असत्य कथन को पहचाने। मतलब यहाँ पे क्या करना है, सही गलत का पहचान हमें करना है। तो देखिए, पहला ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। मतलब ठोस जो होते हैं उनमें दाब क्या होता है, उनके भार के कारण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य, आप लोग सत्य भर लीजिएगा। फिर दिया गया दूसरा प्रश्न, द्रव्य में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य, द्रव्य में गहराई के साथ दाब का मान जो है बढ़ता है। फिर देखिए, दिया गया वायु में भार होती है, तो होती है, तो हो जाएगा सत्य। फिर देखिए, क्षेत्रफल का मान घटने से दाब का मान घटता है, गलत। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या कहते हैं, देखते हैं हम लोग। हमारा चौथा प्रश्न जो है दिया गया है बल एवं दाब में क्या अंतर है। हमें लिखना है बल और दाब में क्या अंतर है। तो देखिए, बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को परिवर्तित करता है या स्थान परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यानी बल जो है वो भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के पर लगकर उसका स्थान में परिवर्तन करता है या फिर स्थान में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। बल जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। बल का मात्रक जो है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर देखिए, जब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे बोला गया है, पहला तो यहाँ पे बल का यहाँ पे डिफिनेशन हो गया, फिर यहाँ पे दाब का डिफिनेशन दिया गया। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। फिर देखिए, हम देखते हैं दाब के और भी, दाब बल और दाब में और भी अंतर है, उनको हम देखते हैं। देखिए, दिया गया दाब का मात्रक
न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक जो है क्या होता है, एन बाई एम स्क्वायर यानी न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल होता है। आप इसको न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर पास्कल बोल सकते हैं। बल के मान बढ़ाने पर दाब का मान घटता है। यहाँ पे देखिए बल का जब मान बढ़ाया जाता है तो दाब का मान जो है क्या होता है, घटता है। बल के मान घटाने से दाब का मान भी क्या होता है, घटते हैं। फिर देखिए यानी दाब बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर देखिए हमारा पांचवा प्रश्न जो है तो क्या कहते हैं, देखते हैं हम लोग। हमारा पांचवा प्रश्न जो है दिया गया है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। हम लोग जो है वो पिन को या फिर सुई को नुकीला क्यों बनाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पिन आसानी से किसी चीज के पार कर जाए, तो मतलब जो पिन है हमारा वो आसानी से किसी भी चीज को पार कर जाए, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए उसे नुकीला बनाया जाता है ताकि हम कम से कम बल से अधिक दाब बने और कार्य आसानी से संपादित हो जाए। यानी अगर हम सुई का नोक जो है सुई को हम नुकीला नहीं बनाएंगे तो हमारा जो कार्य है वो जल्दी नहीं होगा और हम किसी भी चीज को आर पार जल्दी से नहीं कर पाएंगे। इसी कारण जो है वो क्या किया जाता है, सुई को हम लोग क्या करते हैं, नुकीला बनाते हैं। फिर देखिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया, देखते हैं हम लोग। दिया गया छठा प्रश्न, यहाँ पे छठा प्रश्न हमारा दिया गया, आप अपने सिर पर कितने वायु के भार को ढो रहे हैं। अगर आपके सिर पर क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। हमें यहाँ पे बताना है कि हम अभी अपने सिर पर कितने वायु भार को लेकर ढो रहे हैं। तो देखिए उत्तर में लिखा है 100 वर्ग सेमी क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बाद बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 1000 किलोग्राम होता है। अतः मैं अपने सिर पर 1000 किलोग्राम का भार ढो रहा हूँ। यहाँ पर हमने लिखा है कि 100 वर्ग के क्षेत्रफल में वायु का जो भार होता है वो कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। इसी कारण हम क्या कह सकते हैं कि हम अपने सिर पर 1000 किलोग्राम का भार ढो रहे हैं। फिर देखिए हमारा सातवां प्रश्न, हमारा 7 नंबर प्रश्न जो है वो क्या दिया गया है, 7 नंबर प्रश्न, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ते समय सांस लेने में कठिनाइयां क्यों होती है। यहाँ पे हमें बताना है पर्वतारोही जो है पर्वत के ऊपर जब चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने में कठिनाई क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। यानी पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं उसी तरह हमारा जो वायुमंडल का दाब है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता है, कम होते चला जाता है। वायु की तुलना में शरीर, रक्त या हवा का दबाव बढ़ जाता है। यानी जब ऊपर आप जाइएगा तो जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो आपके वायु की तुलना में जब शरीर का खून यानी रक्त और सांस लेने या फिर दाब आपकी बॉडी का क्या होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्वतारोहियों को पर्वत के ऊपर चढ़ते समय सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है। पास्कल जो है वो कैसे समझाए कि जो द्रव है वो सभी दिशाओं में क्या करता है, दाब को आरोपित करता है। तो देखिए लिखते हैं हम लोग, पास्कल ने अनेकों प्रयोगों के आधार पर यह साबित करके दिखाया है द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। इन प्रयोगों में से एक प्रयोग इस प्रकार है। अब देखिए पास्कल जो है बहुत सारे प्रयोग करके हमें बताया कि द्रव और दाब जो है सभी दिशाओं में आरोपित करते हैं। उन प्रयोगों में से हमने एक प्रयोग को लिया है, एक कठोर रबड़ की गेंद लेते हैं। हमें क्या करना है, एक कठोर रबड़ की गेंद लेना है। फिर देखिए इसमें सुई की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर देते हैं। फिर हमें क्या करना है, उस गेंद में सुई की सहायता से सभी ओर से मतलब चारों ओर से छिद्र कर देना है। इसके बाद वायु को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जल में
जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं। हमें क्या करना है, फिर दबा कर उसके वायु को निकाल देना है। उसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबा देना है। गेंद से दाब हटाते ही जल छिद्र के अंदर चला जाता है। यानी जैसे आप उस बॉल को पिचका कर अंदर रखे हैं, जैसे आप छोड़िएगा तो जो बॉल है वो फूलना शुरू करेगा, तो पानी को क्या करेगा, अपने अंदर खींचेगा। तो देखिए, जब गेंद को बाहर निकाल लेते हैं तथा उससे दबाने पर सभी छिद्रों से जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब आप गेंद को बाहर निकालिएगा फिर उसे दबाइएगा तो क्या होता है, उस सभी छिद्रों से क्या होगा, जल जो है वो बाहर निकलने लगता है। इस प्रकार देखा गया कि द्रव जो है सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं। फिर देखिए, हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न। हमारा जो नवा प्रश्न है वो क्या दिया गया है, हम देखते हैं। हमारा नवा प्रश्न जो है दिया गया है, आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे? एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बताना भी है कि हम किसी स्थान पर वायु दाब को कैसे निकालेंगे और उसमें हमें क्या करना है, एक साधारण सा वायु दाब मापी का निर्माण हमें करना है और उसके कार्य विधि को लिखना है, हमने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। तो सब यहाँ पे देखिए आंसर में क्या होगा, एक साधारण वायु दाब मापी मैनोमीटर की बनावट तथा कार्य विधि का वर्णन, आवश्यक सामग्री। मतलब हमें क्या करना है, एक साधारण सा दाब मापी को बनाने के लिए यानी मैनोमीटर को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी, इसे हमें नोट करना है। तो पहला देखिए, हमें चाहिए एक यू आकार का ग्लास ट्यूब, यानी यू साइज के आकार का, यू के आकार का हमें क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब लेना है। एक प्लास्टिक कीप, एक हमें प्लास्टिक की कीप लेनी है। फिर गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा, गुब्बारे का हमें क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। फिर हमें लेना है क्या, धागे और का टुकड़ा, धागे का टुकड़ा लेना है और एक हमें रबड़ लेना है। फिर देखिए, हम देखते हैं इसका कार्य विधि। अब ये सब हम ले लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे इसका, फिर हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कार्य विधि, यू नली को किसी बोर्ड पर लगा देंगे। यू नली का जो हमें, जो कांच के यू नली का जो हमारा पास यू साइज का जो नली है उसे हमें किसी बोर्ड पे क्या करना है, लॉक कर देना है, यानी फंसा देना है। यू नली का माध्यम से निश्चित दूरी पर दोनों नली से अंकित कर देना है, यानी यू नली के मध्य यानी बीच से दोनों तरफ क्या करना है, निश्चित दूरी पर हमें क्या करना है, अंकित करना है। फिर देखिए, यू नली में कुछ रंगीन जल भर देते हैं। यू आकार के जो नली है उसमें क्या करेंगे, हम कुछ रंगीन जल यानी किसी भी कलर का जल हम भर देंगे। यू नली के दोनों बाहु पर मतलब दोनों तरफ जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, वहां पे दोनों तरफ जल के हम मतलब वहां पे जितना तक जल है वहां तक हमें नोट कर देना है। यानी हमें यहाँ पे दिखाया है आपको किस प्रकार से करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ। मैंने एक यू आकार का नली बनाया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे अंकित करना है कि जल हमने कहाँ तक लिया है। तो इस प्रकार से आपको अंकित कर लेना है। फिर देखिए आगे हम देखते हैं। फिर एक कीप के बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। फिर हमें क्या करना है, कीप के बड़े वाले मुंह पर बैलून को क्या करना है, मतलब हमारा जो गुब्बारा है उसको क्या करना है, बांध देना है। कीप की पतली नली और रबड़ की नली का दूसरा छोर यू नली के बाहर में लगा दीजिए। हमें क्या करना है, कीप का जो एक छोर पीछे वाला छोड़ा है पतली वाला, उसे क्या करना है, रबड़ के अंदर लगा देना है। फिर हमें उस रबड़ के मतलब एक छोरे को यू नली में जाकर, यू नली के आकार वाले में जाकर लगा देना है। फिर देखिए हम लोग देखते हैं, इस प्रकार मैनोमीटर बनकर तैयार हो जाता है। और इस प्रकार जो हमारा मैनोमीटर बनकर तैयार हो जाता है। फिर आगे देखिए, हमें और भी कुछ इस पर आंसर लिखना है, वो देखिए दिए गए। कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगाने पर कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। संपीड़ित होकर ये यू नली के रंगीन जल का दाब पर दाब डालती है। यानी जब आप
कीप की झिल्ली पर क्या करोगे आप, ऊपर की तरफ दाब लगाएंगे तो क्या होगी, संपीड़ित होकर जो है वो वायु जितनी भी उस यू नली में रंगीन जल है उनके ऊपर क्या होगी, दाब डालेगी। फिर देखिए यू नली के दूसरी बाह पर रंगीन जल बाह के ऊपर चढ़ जाता है। फिर जब जब उसमें दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जो है रंगीन जल जो है वो अपने स्तर से ऊपर की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नल में रंगीन जल नीचे की गिर जाता है। इस प्रकार द्रव्य से दाब की माप की जा सकती है। इसी प्रकार जो है द्रव्य से क्या किया जा सकता है, दाब की माप की जा सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में।